हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 2 जुलाई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मेधांश सीरीज का पार्ट 5। मेधांश सीरीज का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप सभी को ओवरऑल अगर देखा जाए तो 40 क्वेश्चन से कम देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर नंबरिंग में देखें तो 20 प्रश्न आप सभी को मेधांश सीरीज का मिल जाएगा। और इसके साथ साथ 2 जुलाई के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन को हम रिवीजन करेंगे। और इस करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि कुछ पुराने होते हैं, जैसे 1 महीने या 1 सप्ताह के पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन को रिवीजन करने वाले हैं। तो 50 से 60 क्वेश्चन आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करने को मिलेगा। और इसके बाद 40 क्वेश्चन जो है लगभग मेधांश सीरीज को देखने को मिल जाएगा। लेकिन नंबरिंग में देखें तो आप सभी को 50 से 60 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपको 70 से 80 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप सभी हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक बने रहें, जिसमें आप सभी को 70 से 80 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट अपने 2 जुलाई के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में पहले होलोग्राफी बैंक नोट कौन जारी करेगा? तो दुनिया का पहला होलोग्राफी बैंक नोट कौन जारी करने वाला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। जापान जो है अभी हाल ही में होलोग्राफी बैंक नोट को जारी करने की घोषणा करी है। और कब जारी करेगा? तो यह 3 जुलाई यानी कल यह जारी करेगा। इस नोट में जो है, इस होलोग्राफी नोट में जो है 3D प्रिंटेड होगा, जिसमें ऐतिहासिक हस्तियां यानी कि जो वहाँ के महान व्यक्ति हैं उनको इस नोट पे दर्शाया जाएगा। तो इसमें नोट 3 प्रकार के बनाए जाएंगे। एक तो 10,000 का नोट बनाया जाएगा, फिर इसके बाद 5,000 के नोट रहेंगे और फिर 1,000 का नोट। तो ये 3 नोट यहाँ पे रहेंगे। इस प्रकार से यहाँ तीन तरह की मुद्रा जारी की जाएगी। जो 10,000 का मुद्रा है, इसमें जो है अगर पूछे किसका चित्र बनाया जाएगा तो शिबू साबा जी का बनाया जाएगा, जो कि जापान में पूंजीवाद के जनक माने जाते हैं। और जो 5,000 का नोट है, इसमें किसका चित्र होगा? तो इसमें उमेको शिक्षिका का होगा, ये आपको याद रखना है। और जो 1,000 का नोट होगा, इसमें किसका चित्र है? तो इसमें है कीटा सातो का, जो कि टिटेनस इलाज के लिए जापान में पहली बार टीका विकसित किए थे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा होलोग्राफी बैंक नोट कौन जारी करने वाला है? तो जापान करेगा। और कब करेगा? तो यह 3 जुलाई को करने वाला है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं जापान के बारे में। जापान की राजधानी का क्या नाम है? टोक्यो है। और यहाँ की जो संसद है उसे क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। जापान के पीएम कौन है वर्तमान में? तो फूमियो किशिडो हैं। और जापान में 4 महत्वपूर्ण द्वीप हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। पहला द्वीप है होकाइडो, दूसरा होन्शु, तीसरा क्यूशु और चौथा है शिकोकू। ये आपको यहाँ से याद रखना है। जो टोक्यो है, यह पूछे किस राजधानी किस द्वीप पर है, तो यह होन्शु द्वीप पर टोक्यो है। जापान को जो है निप्पन का देश, सुकुमारों का देश और सूर्योदय का देश भी कहते हैं। ठीक है, तो जापान को जो है इन 3 नामों से और जानते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है? तो PSLV C58 से किया है। जबकि PSLV C57 से पूछे किस रॉकेट को जो है प्रक्षेपित किया गया था इसरो के द्वारा, तो आदित्य L1 को किया गया था। किसे किया गया था? तो आदित्य L1 को किया गया था। ये यहाँ से याद रखेंगे। जब 57 आ जाए तो सूर्य के लिए आदित्य L1 मिशन किया गया था, और 58 आ जाए तो एक्सपोसैट को किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में बिम्स्टेक पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? तो बिम्स्टेक पर नियुक्त होने वाले पहले अधिकारी कौन बन गए हैं? इंद्रमणि पांडे जी बिम्स्टेक के अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो दिव्य कीर्ति सिंह हैं। और ये कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे बड़े समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है 2 जगह से अटल सेतु को जोड़ा गया है। एक तो नवी मुंबई से लेकर मुंबई के बीच में, नवी मुंबई से लेकर मुंबई के बीच में जोड़ा गया है। और नवी मुंबई से मुंबई के बीच में दूरी कितनी है? तो 21.8 किलोमीटर यह लंबा अटल सेतु पुल है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में वित्तीय कार्यबल ने भारत को किस श्रेणी में शामिल किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नियमित अनुवर्ती में। अब इसके बारे में व्याख्या करते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। FATF इसे कहते हैं फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी अगर पूछे स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना हुआ था 1989 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है पेरिस में।
फाफ्ट का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है आतंकवाद को जो फंडिंग होता है उसको रोकना। इसके द्वारा जो है 4 श्रेणी शुरू की गई है, यानी कि इसके अंतर्गत 4 श्रेणियाँ आती हैं, जिसमें पहला श्रेणी होता है, मैंने बता दिया था, पहला श्रेणी देख लेते हैं। पहला श्रेणी इसमें कौन सा है? तो वित्तीय कार्यवाही कार्यबल में 4 श्रेणी होती है, नियमित अनुवर्ती श्रेणी, बढ़ी हुई अनुवर्ती, और इसके बाद ग्रे सूची और काला सूची। तो ये 4 श्रेणियाँ हैं। तो इसमें पूछा गया भारत को किस में शामिल किया गया है? तो नियमित अनुवर्ती में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो इन 4 श्रेणियों में शीर्ष वाली श्रेणी कौन सी है? तो शीर्ष श्रेणी है नियमित अनुवर्ती सूची। नियमित अनुवर्ती, इसमें जो है किसका उल्लेख किया गया है? तो इस सूची में उल्लेख किया गया है जो भ्रष्टाचार को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग रोकना, आतंकवाद को फंडिंग रोकना। तो भारत जो है इन सभी श्रेणियों में आता है, यानी कि भारत में जो है भ्रष्टाचार रोकना है, मनी लॉन्ड्रिंग भी रोकता है, और आतंकवाद को जो फंडिंग होता है तो यह भारत नहीं करता है। तो भारत को किस में शामिल किया गया है? तो भारत को नियमित अनुवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ये हमारा यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। इसको भारत को नियमित अनुवर्ती सूची में शामिल अगर कर दिया गया है तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भारत में भ्रष्टाचार, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब देखा जाएगा तो भारत में भ्रष्टाचार कम हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग भी रोका जाएगा, आतंकवाद की फंडिंग यहाँ से नहीं होती है। तो जो बाहर के देश हैं वो भारत में अपना फैक्ट्री यानी निवेश करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। इसमें टोटल अगर पूछे कि नियमित अनुवर्ती सूची में कुल कितने देशों को शामिल किया गया है, तो कुल इसमें 24 देश हैं। ठीक है, कितने देश हैं? तो कुल 24 देश हैं, ये आपको याद रखना है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ाया था कि ग्रे सूची से किसको बाहर कर दिया गया है? तो तुर्की को जो है ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है, यानी कि तुर्की जो है अब आतंकवाद को फंडिंग नहीं करता है, लेकिन जो है सडनली जो है ब्लैक लिस्ट से निकाल कर किसी को जो है अच्छी कैटेगरी में नहीं डाला जाता है, एक एक स्टेप उसको ऊपर ले जाया जाता है। पहले ब्लैक सूची होता है नीचे, यानी कि जो आतंकवाद को फंडिंग करता है। मान लीजिए जैसे ब्लैक लिस्ट में कौन देश हैं? तो 3 देश हैं, म्यांमार है, उत्तर कोरिया है और ईरान है। तो मान लीजिए ईरान जो है अगर आतंकवादी को फंडिंग नहीं करता है तो इसको जो है डायरेक्ट निकाल के बाहर नहीं करेंगे, इसको निकाल के ग्रे सूची में डालेंगे। तो उसी तरह से पहले तुर्की जो है आतंकवाद को फंडिंग कर रहा था तो इसे ब्लैक लिस्ट में रखा गया था, फिर इसे तब कुछ दिन बाद जो है तुर्की आतंकवाद को फंडिंग करना बंद कर दिया, तो इसको जो है ब्लैक लिस्ट से निकाल के कहाँ डाला गया था? तो इसे डाल दिया गया है ग्रे सूची में डाल दिया गया था। ठीक है, फिर अब ग्रे सूची से भी इसको कहाँ कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो ईरान को पहले कहाँ डाला जाएगा? ग्रे सूची में, अगर यह फंडिंग नहीं करता है तो। अगर जब तक करेगा तो तब तक कहाँ रहेगा? ब्लैक लिस्ट में रहेगा। तो भारत को किस में शामिल किया गया है? नियमित अनुवर्ती सूची में शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। अगर पूछे कि सामाजिक न्याय की प्रतिमा किसकी है तो यह BR अम्बेडकर जी की है। किसकी है? तो BR अम्बेडकर जी की यह प्रतिमा है। नेक्स्ट प्रश्न है, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो मंदिर के वास्तुकार हैं श्रीकांत सोमपुरा जी, जबकि पूछे मूर्ति के वास्तुकार कौन है? तो श्री अरुण योगीराज जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 पैराशूट मेडिकल, जो उत्तर प्रदेश का है। इसे सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग पहल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनेस्को ने गोइंग टुगेदर पहल लॉन्च किया है। शॉर्ट में याद करेंगे, हमें सिर्फ याद करने से मतलब है। यूनेस्को और इसके साथ साथ K-pop समूह 17, इन दोनों ने मिलकर एक पहल शुरू किया है। यूनेस्को, K-pop समूह 17, तो इन दोनों ने मिलकर एक पहल शुरू किया है। अगर बात करें K-pop समूह 17, ये कहाँ का है? तो यह है साउथ कोरिया का। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर एक पहल शुरू किया है गोइंग टुगेदर। ठीक है, पूरा नाम क्या है? गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग। हम सिर्फ याद करेंगे गोइंग टुगेदर। तो यूनेस्को और पॉप समूह ने मिलकर कौन सा पहल शुरू किया है? तो गोइंग टुगेदर शुरू किया है। किसके लिए? युवाओं के लिए शुरू किया है, युवाओं के लिए। इसमें युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो फ्यूचर में अपना नेतृत्व विकास अच्छे से कर सके। ठीक है, तो युवाओं के लिए शुरू किया गया है पहल। कौन सा पहल? गोइंग टुगेदर पहल शुरू किया गया है यूनेस्को और पॉप समूह 17 के द्वारा। अगर पूछे यूनेस्को के हेड कौन है? तो यूनेस्को के हेड हैं आंद्रे ओजेले, ये आपको यहाँ से याद रखना है। और
यूनेस्को का अगर मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को में अगर पूछे भारत की अमूर्त धरोहर कितनी शामिल हैं, तो 15 अमूर्त धरोहर शामिल हैं। 15वां कौन सा है, गरबा है। और गरबा किस राज्य का है, तो आप सभी को पता है गरबा जो है गुजरात का नृत्य है। और यूनेस्को में अगर पूछे विश्व धरोहर की सूची में कितने विश्व धरोहर भारत के शामिल हैं, तो 42 शामिल हैं। 41वां कौन सा है, तो शांति निकेतन है। और 42वां कौन सा, हौलेश्वर मंदिर है। तो 41वां शांति निकेतन। शांति निकेतन पूछे कहाँ पे है, तो यह वेस्ट बंगाल में है, कलकत्ता में है, जिसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने करी थी। हौलेश्वर कहाँ है, तो यह कर्नाटक में है। तो यहाँ से हमारा दोनों सही हो जाएगा। विश्व धरोहर में 42 सूची शामिल है। अगर हम बात करें यूनेस्को की बायोस्फीयर में भारत की कितनी सूची शामिल है, तो भारत के 12 बायोस्फीयर शामिल हैं। अगर पूछे ब्रह्मा कौन सा है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व है। और पूछे पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो यह मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ से हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछे बायोस्फीयर में शामिल पहला यूनेस्को बायोस्फीयर भारत का कौन सा, तो नीलगिरी था। कौन था, नीलगिरी था। तो यहाँ से याद रखेंगे नीलगिरी था। और नीलगिरी पूछे कहाँ का है, तो यह तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और ब्रह्मा कौन सा है, तो यह पन्ना टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ पर है, तो यह मध्य प्रदेश में है। तो याद रखेंगे गोइंग टुगेदर पहल किसने शुरू किया है, यूनेस्को और पाप समूह 17 ने शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना पूछे कब हुई थी, तो 1948 में हुआ था। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। यूनिसेफ, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। और अभी हाल ही में यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं, तो करीना कपूर बनाई गई हैं। हाल ही में झारखंड के CM पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो झारखंड के CM बने हैं चंपई सोरेन जी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिनव बिंद्रा जी को चुना गया है। और इनका खेल पूछे कौन सा है, तो इनका खेल है शूटिंग। ठीक है, क्या है, तो इनका खेल है शूटिंग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाता है प्रश्न चौथा। हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल या ऐप लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूची पोर्टल लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। सूची पोर्टल लॉन्च किया है किसने, डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च किया है, जो कि वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं। तो सूची पोर्टल आप सभी को याद रखना है। अगर पूछे सूची पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था, तो यह जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जब स्थापना होती है तो उसी दिन इसे लॉन्च किया गया था। यानी कि कल जो है सूची पोर्टल लॉन्च किया गया था डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। अगर पूछे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1916 को हुआ था। और इसी दिन जो है सूची पोर्टल लॉन्च किया गया है, यानी कल लॉन्च किया गया था। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष अब की बार कौन सा मनाया गया है, तो 109वें क्रम की स्थापना वर्ष जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मनाया गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में। सूची पोर्टल यह किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च किया गया है जीव जंतुओं की सुरक्षा को देखते हुए सूची पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें जो है सभी प्रकार के भारत के जो भारत का सभी प्रकार के जीव जंतु हैं उनकी जो है विशेष सूची शामिल की जाएगी इस सूची पोर्टल में, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें, एक तो सूची पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके लिए, जीव जंतुओं के लिए, और एक बुक भी लॉन्च किया गया है, तो इसे भी याद रखेंगे। सूची पोर्टल ये याद रखना है। और एक बुक लॉन्च किया गया है, इस बुक का नाम है पशु खोज 2023, तो ये पुस्तक भी याद रखना है। ये दोनों कब लॉन्च किए गए थे, तो ये दोनों कल 1 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया था डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। अगर बात करते हैं भारत जो है विश्व का पहला देश बन गया है जो सभी प्रकार के जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए चेक लिस्ट तैयार किया है। तो भारत जो है विश्व का पहला देश बन गया है जो सभी प्रकार के जीव जंतुओं के लिए चेक लिस्ट जारी किया है। ठीक है, तो भारत कैसा देश बन गया है, यह पहला देश बन गया है जिसने 2 चीज़ लॉन्च किया है, एक तो सूची पोर्टल, दूसरा एक बुक लॉन्च किया है जिसका नाम है पशु खोज 2023 बुक। अगर बात करें भारत में कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो स्तन हो यानी कि मेमल्स हो या फिर उभयचर हो, नभचर हो, किसी प्रकार की प्रजातियां अगर पूछे भारत में कितनी पाई जाती हैं, तो भारत में 1,04,561 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। भारत में अगर पूछे पूरे विश्व का कितना प्रतिशत जैव विविधता पाया जाता है, तो 8% जैव विविधता अपने भारत में पाया जाता है पूरे विश्व का।
तो दोनों पॉइंट याद रखेंगे, सूची पोर्टल और पशु खोज बुक। ठीक है। नेक्स्ट ये भी एक प्रश्न है कि अभी हाल ही में जो है सुपर मनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो यह लॉन्च किया गया था फ्लिपकार्ट के द्वारा। संज्ञान ऐप अभी कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ाया था किसके लिए लॉन्च किया गया था, तो यह लॉन्च किया था आरपीएफ, ठीक है, रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा यह लॉन्च किया गया था, जिसमें 3 नए कानून की जानकारी जनता को देना है। ठीक है। तो संज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया है, रेलवे बोर्ड आरपीएफ ने लॉन्च किया है, जिसमें 3 नए कानून की जानकारी दी जाएगी। और कुछ महत्वपूर्ण ऐप देख लेते हैं, जैसे सक्षम ऐप, सीविजिल ऐप, स्वीप ऐप और नो योर कैंडिडेट ऐप किसने लॉन्च किया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इस बार जो है 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, तो 2 लोगों को दिया गया है। एक तो हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, दूसरे हैं गुलजार साहब। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में देश की सबसे लंबी केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज कौन सा है, यानी तारों से बना ब्रिज कौन सा है, सुदर्शन सेतु। इसका उद्घाटन पूछे कहाँ किया गया है, तो गुजरात में किया गया है, और ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में बना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में एसबीआई के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री निवासुलु शेट्टी जी को एसबीआई का चेयरमैन बनाया गया है। अब इसके देख लेते हैं एसबीआई की स्थापना के बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले 3 बैंकों का निर्माण होता है, 3 बैंकों का निर्माण होता है, जिसमें पहला बैंक है बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा बैंक हो जाता है बैंक ऑफ मद्रास और तीसरा बैंक है बैंक ऑफ बॉम्बे। तो इन 3 बैंकों की स्थापना की जाती है। इसके बाद इन 3 बैंकों को मिलाकर एक नया बैंक बनाया जाता है 1921 में। कब बनाया जाता है, 1921 में नया बैंक बनाया जाता है इन तीनों को मिलाकर, जिसका नाम रख दिया जाता है इंपीरियल बैंक। ठीक है। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना पूछे किन बैंकों से होता है, तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे को 1921 में मर्ज करके एक नया बैंक बनाया जाता है, जिसका नाम है इंपीरियल बैंक। और इसी इंपीरियल बैंक को जो है 1 जुलाई 1956 में जो है बदलकर इंपीरियल बैंक का नाम क्या रख दिया जाता है, तो इंपीरियल बैंक का नाम रख दिया जाता है एसबीआई। ठीक है। तो ये यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। तो एसबीआई की स्थापना अगर पूछे कब की जाती है, तो 1 जुलाई 1956 को किया जाता है। अगर पूछे एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री निवासुलु शेट्टी जी बनाए गए हैं, जो कि एसबीआई के 27वें क्रम के अध्यक्ष बने हैं। इसके पहले कौन थे, तो श्रीनिवास लुलु शेट्टी के पहले थे दिनेश खारा जी। तो दिनेश खारा जी के स्थान पर शेट्टी जी आ गए हैं, जो कि 27वें क्रम के एसबीआई के अध्यक्ष बने हैं। एसबीआई का अगर मुख्यालय की बात करें, तो एसबीआई का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो एसबीआई का मुख्यालय है नरीमन पॉइंट, मुंबई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा CBDT, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो रवि अग्रवाल जी बनाए गए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का हिंदी वर्तन होता है, हिंदी अर्थ होता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो रवि अग्रवाल जी बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है, तो सिक्किम में रखी है। हाल ही में भारत की औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है, तो मॉरिशस है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पहला UEFA महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है, तो स्पेन ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है छठा, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है, तो भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है टाटा समूह। ब्रांड फाइनेंस के द्वारा अभी जो है एक रिपोर्ट जारी करी जाती है, जिसमें मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की सूची जारी की जाती है। तो ब्रांड फाइनेंस के द्वारा मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की सूची जारी करी जाती है, जिसमें भारत की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड किसे घोषित किया गया है, तो टाटा समूह को किया गया है। दूसरा नंबर इन्फोसिस का है और तीसरा है HDFC बैंक का। ठीक है। अगर बात करते हैं तो आपको इतना याद रखना है, तो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है भारत का, टाटा, दूसरा इन्फोसिस, तीसरा HDFC, ये आपको याद रखना है। अगर इस पर बात करें कि जो एयरटेल है, एयरटेल को कौन सा स्थान मिला है, तो एयरटेल को छठा स्थान मिला है, यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है। और जियो की तो इसमें बहुत ही निचले पायदान पर जियो का जो है ब्रांड वैल्यू है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। एयरटेल का 6ठे नंबर पर है, ये यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है। और वहीं अगर जो बैंक है SBI बैंक है, इसकी अगर पूछे
की स्थिति क्या है, तो SBI बैंक को 5वां स्थान मिला है। मोस्ट वैल्यूएबल सूची में SBI बैंक को कौन सा स्थान मिला है, तो SBI बैंक को 5वां स्थान मिला है, जबकि HDFC बैंक को 3रा स्थान मिला है। ये यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो कोलकाता में हुआ है। कोलकाता में किस नदी पर हुआ है मेट्रो रेल की सेवा की शुरुआत, तो यह हुआ है हुगली नदी पर। किस नदी पर, तो हुगली नदी पर हुआ है। ये यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है, तो राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है, सुधा मूर्ति जी को किया गया है। और इनकी पुस्तक का नाम पूछे क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है डॉलर बहू। इनकी पुस्तक का नाम है, क्या नाम है, तो डॉलर बहू इनकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा जिसका नाम है स्टैचू ऑफ बेल्लोर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो स्टैचू ऑफ बेल्लोर किसकी मूर्ति है, तो यह प्रतिमा है लाचित बोरफुकन जी की। कितनी ऊंची है, तो 125 फुट ऊंची है। इसकी स्थापना या इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, जोरहाट में किया गया है। और जोरहाट शहर किस देश में, किस राज्य में है, तो यह असम का शहर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है, तो जिनका देश भारत है उनके लिए लागू किया गया है। ठीक है, तो जिनका देश क्या है, जिनका बाप कौन है, भारत है, तो उनके लिए लागू किया गया है। बी से बांग्लादेश, ए से अफगानिस्तान और पी से पाकिस्तान। तो इन देशों में जो वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको भारत में नागरिकता के लिए प्रावधान कर दिया गया है कि वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। प्रतिवर्ष गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिवस 2024 कब मनाया जाता है, तो GST डे कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 1 जुलाई को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो GST डे मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। संविधान में GST कब लागू किया गया था, यानी कि संविधान में GST का उल्लेख कब किया गया था, तो 101वां संविधान संशोधन करके GST को संविधान में लागू किया गया था। और देश में GST कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 से GST भारत में लागू हो गया था। GST की स्थापना अगर पूछे किस कमेटी से की गई थी, तो इसकी स्थापना GST की स्थापना विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में GST की स्थापना की गई थी। GST को लागू करने वाला अगर पूछे भारत का पहला राज्य कौन सा है, असम है। और अंतिम राज्य पूछे कौन सा है, तो अंतिम राज्य है जम्मू एंड कश्मीर, अंतिम राज्य है। GST अगर पूछे किस सूची का विषय है, तो यह समवर्ती सूची पर लगने वाला टैक्स है। तो GST किस में शामिल है, किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का है। GST जो है किस प्रकार का कर है, तो GST एक अप्रत्यक्ष कर है, ये भी याद रखना है। GST जो है अगर पूछे पहली बार GST डे कब मनाया गया था, तो पहली बार मनाया गया था 1 जुलाई 2018 को। लागू कब हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, GST का उल्लेख अगर पूछे अनुच्छेद किस में किया गया है, तो GST का उल्लेख 246A में GST का उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 279A में GST रेट का उल्लेख किया गया है, यानी कि किस वस्तु पर GST रेट कितना लागू होगा, तो ये कहाँ किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है, तो 279A में किया गया है। और GST रेट को तय करने के लिए किसकी स्थापना की गई है, GST काउंसिल की स्थापना की गई है। और GST काउंसिल के अगर पूछे हेड कौन होते हैं, तो GST काउंसिल के हेड होते हैं वित्त मंत्री। कौन होते हैं, वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ये यहाँ से हमारा सही जवाब हो जाएगा। 1 जुलाई को एक और महत्वपूर्ण दिवस याद रखना है, तो राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पूछे कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। किसकी याद में, तो विधान चंद्र राय जी के हैप्पी बर्थडे के दिन 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। विधान चंद्र राय जी कौन थे, तो ये वेस्ट बंगाल के एक्स CM हैं, यानी कि पूर्व CM भी रह चुके हैं। हाल ही में नायब सिंह सैनी किस राज्य के CM बने हैं, तो हाल ही में नायब सिंह सैनी किस राज्य के CM बने हैं, तो हरियाणा के CM बने हैं। हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने करी है, तो रामनाथ कोविंद जी करे हैं, जो कि पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में देश की पहली LNG बस सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो यह इसका शुरुआत किया गया है, LNG बस की शुरुआत की गई है मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 8वां, हाल ही में आशा भोसले जी की जीवनी, हाल ही में आशा भोसले जी की जीवनी जिसका नाम है स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन कहाँ से हुआ है, तो आशा जी की पुस्तक का क्या नाम है, मतलब इनकी आत्मकथा का क्या नाम है, स्वर स्वामिनी आशा। और इसका विमोचन यानी कि यह कहाँ से पब्लिश हुआ है, तो मुंबई से इसको प्रकाशित किया गया है। स्वर स्वामिनी आशा यह किसकी आत्मकथा है, तो यह आशा भोसले जी की है। और आशा भोसले जी कौन है, तो ये प्रसिद्ध गायिका हैं। और इनकी पुस्तक जो है स्वर स्वामिनी आशा, ये कहाँ से लॉन्च हुआ है, तो यह मुंबई से लॉन्च हुआ है।
ये आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ एक और पुस्तक भी लॉन्च हुआ है, इसको याद रखेंगे, द डेफिनेटिव, ये भी जो है लॉन्च किया गया है। और यह किसकी आत्मकथा है? तो यह ऑटोबायोग्राफी है मनोज वाजपेयी जी की। ठीक है, किसका है? तो यह मनोज वाजपेयी जी की है। तो दोनों पुस्तकें आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो दोनों को याद रखना है। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं, जैसे है आई हैव द स्ट्रीट। आई हैव द स्ट्रीट किसके लिए है? तो किसकी पुस्तक है? तो यह आर अश्विन जी की है। द बिनर्स माइंड सेट किसकी पुस्तक है? तो सेन वाटसन की है। सोर्स कोड किसकी पुस्तक है? तो यह बिल गेट्स की है। और 800 किसकी आत्मकथा है? तो मुथैया मुरलीधरन जी की है। द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी पुस्तक किसकी है? तो सैम पित्रोदा जी की है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो शरद कमल जी करेंगे। और इनका खेल कौन सा है? तो इनका खेल है टेबल टेनिस। कौन सा खेल है? टेबल टेनिस है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ है ब्रुसेल्स में। 9वां प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किसने प्रारंभ करने की घोषणा करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र ने योजना शुरू करी है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किसने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे जी ने यह पहल शुरू किया है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे, लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। इसमें जो है ये इस पहल को शुरू करने का उद्देश्य महिलाओं की स्थिति को मजबूत करना। ठीक है, जिसमें 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की लड़कियों को 21 से लेकर 60 वर्ष की लड़कियों को 1500 रुपये प्रतिमाह से महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। तो मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना कहाँ शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रतिवर्ष कितने वर्ष से लेकर कितनी वर्ष की लड़कियों को 1500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा? तो 21 से लेकर 60 वर्ष की लड़कियों को। एक और पॉइंट आप सभी को याद रखना है, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनाई गई हैं? तो सुजाता सौकैनिक बनाई गई हैं। कौन बनाई गई? सुजाता सौनिक बनाई गई हैं। और एक और योजना शुरू की गई है, तो लेक लड़की योजना। लेक लड़की योजना किसने शुरू किया है? तो शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लेक लड़की योजना किसने शुरू किया है? तो ये भी महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किया है? तो सिटवे बंदरगाह है म्यांमार में। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो HDFC बैंक है, जो कि लक्षद्वीप में अपना पहला निजी खाता खोला है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबेल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो कंप्यूटर का नोबेल जिसे कहते हैं AM ट्यूरिंग पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है AB बिंगडर्सन जी को। 10वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 6 महीने के मातृत्व अवकाश की घोषणा करी है। तो इस 6 माह की मातृत्व अवकाश का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोगेसी से मां बनने पर 6 माह की अवकाश दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने भी इस नियम को लागू कर दिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बारे में पूरी व्याख्या। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, केंद्र सरकार ने 6 माह का मातृत्व अवकाश दिया है, जो महिलाएं गवर्नमेंट जॉब करती हैं उनके लिए था। ठीक है, और इसमें जो है पुरुषों को भी 15 दिन की छुट्टी दी जाती थी, ताकि वो अपनी माँ और मतलब अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सके। और यह नियम जो है 6 माह का मातृत्व अवकाश सिर्फ कितने बच्चों पर लागू था? सिर्फ 2 बच्चों पर ही लागू है। ऐसा नहीं कि आप 10 से 15 बच्चे पैदा करें और इसके बाद आप सभी सरकारी नौकरी के अंतर्गत मतलब आपकी बीवी 6 माह की अवकाश ले और आप जो है 15 दिन का अवकाश ले। सिर्फ ये 2 बच्चों पर लागू है। कितने बच्चों पर? सिर्फ 2 बच्चों पर। इसके बाद जो है यह अवकाश आप सभी को नहीं मिलेगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक और फैसला लिया है, जो माँ बनती हैं, जैसे मान लीजिए कोई 2 औरत है, ठीक है, 2 औरत है, एक औरत ये मतलब मान लीजिए इसके हस्बैंड वाइफ दोनों साथ रहते हैं, और मान लीजिए कि इसको बच्चा करना है और इसके मतलब इसको कोई प्रॉब्लम है और ये खुद से बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। मान लीजिए किसी प्रकार की इसके पेट में प्रॉब्लम है या फिर इसको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये जो है बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये बच्चा चाहते हैं, तो अंडाणु और शुक्राणु इन दोनों का जो है स्पर्म जो है कहाँ डाल दिया जाएगा? तो एक दूसरे औरत के कोख में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार का जो बच्चा पैदा होता है उसे कहते हैं सारगेसी। ठीक है, तो सारगेसी से जो बच्चे पैदा होते हैं उसके लिए जो है एक दूसरे माँ की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो
सारगेसी में क्या होता है, सारगेसी में एक किराए की कोख से बच्चे को जन्म दिलाया जाता है। तो मान लीजिए यही क्या होती है, किराए की माँ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से याद हो जाएगा। तो इसी के लिए जो है केंद्र सरकार ने भी इन दोनों को भी क्या किया है, 6 माह की अवकाश देने की घोषणा कर दी है। तो अब देख लेते हैं। तो सरोगेट माँ कौन होती है, तो जिसके पेट में बच्चा पलता है 9 माह के लिए, तो ये हो जाती हैं सरोगेट माँ। और इसके बाद कमीशनिंग माँ कौन होती हैं, जो इसके रियल माँ होते हैं, यानी कि जिसके अंडाणु और शुक्राणु होते हैं, ये माँ जो है क्या कहलाती है, तो ये माँ कहलाती है कमीशनिंग माँ। यानी कि जन्म के बाद बच्चा किसके पास चला जाता है, तो जन्म के बाद बच्चा सरोगेट माँ के पास, कमीशनिंग माँ के पास चला जाता है। ठीक है, तो जन्म के बाद बच्चा कहाँ जाएगा, कमीशनिंग माँ के पास चला जाता है। तो इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने दोनों माँओं के लिए, यानी कि सरोगेट माँ के लिए और कमीशनिंग माँ के लिए 6 माह की छुट्टी प्रदान कर दी है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। तो हमारा सही जवाब एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने मातृत्व अवकाश किसको दे दिया है, तो अब तक जो रियल माँ होती थी उनको भी जो है 6 माह के लिए अवकाश दिया जाता था, लेकिन अब जो है सरोगेसी से जो माँ बनती है उसको भी दी जाएगी, और जो कमीशनिंग माँ होती हैं तो दोनों को भी 6 माह की छुट्टी दी जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चाइल्ड केयर लीव के तहत जो है 730 दिन की छुट्टी देने का अधिकार जो है महिलाओं को, इसका मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह उल्लेख कर दिया है कि जो चाइल्ड केयर लीव है इसके लिए महिलाओं को 730 डेज दिया जाएगा, और ये महिलाओं का कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में देश के नौसैनिक प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा, तो किया जाएगा दिनेश त्रिपाठी जी को। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ है, तो यह इटली में हुआ है। भारत ने G7 का भाग ना रहते हुए भी इस G7 में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आज का करंट अफेयर समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मेधांश सीरीज पार्ट 5। 10 मिनट में हम सॉल्व कर लेंगे 20 क्वेश्चन, जो कि इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो 40 क्वेश्चन से कम नहीं होता है। तो भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था, डिगबोई में खोजा गया था, जो कि असम का एक शहर है। गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है, तो गर्म सूप इसलिए स्वादिष्ट लगता है ठंडे सूप से, क्योंकि जो गर्म सूप होता है इसका पृष्ठ तनाव जो है फैल जाता है, यानी कि जब आप जीभ पर कोई गर्म चीज़ डालते हैं तो आपकी जीभ जो है फैल जाती है, जबकि ठंडा जब कोई चीज़ डालते हैं तो आपकी जीभ जो है सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो जीभ के फैलने से ही गर्म सूप जो है तो स्वादिष्ट लगता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो इसकी क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। मलेशिया की मुद्रा का क्या नाम है, रिंगिट है। इजराइल की मुद्रा का क्या नाम है, न्यू शेकल है। वियतनाम की मुद्रा है डोंग। और क्यात की मुद्रा, म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्यात है। और साउथ कोरिया की मुद्रा क्या है, वान है। साउथ कोरिया की मुद्रा साउथ कोरिया की मुद्रा का क्या नाम है, वान है। और जबकि बात करें उत्तर कोरिया की मुद्रा का क्या नाम है, तो उत्तर कोरिया की भी मुद्रा का नाम है वान। यूक्रेन की मुद्रा का क्या नाम है, रिबिनबिया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 5वां। मोना लोवा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, तो मोना लोवा और इसके साथ साथ किलौआ ज्वालामुखी, तो ये दोनों ज्वालामुखी अगर पूछे कहाँ पाए जाते हैं तो हवाई द्वीप पर पाया जाता है। और हवाई द्वीप पर पूछे अधिकार किस देश का है, तो अधिकार है USA का। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 6वां। 2011 की जनगणना में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, यानी कि 2011 की जनगणना में एक ऐसा राज्य था जहां पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुआ था, घट गया था, तो वह राज्य था नागालैंड। अगर बात करें 2011 की जनगणना का थीम क्या रखा गया था, तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर इसकी थीम रखी गई थी। और 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन बनाए गए थे, तो C चंद्रमौली जी बनाए गए थे। अगर पूछे पहली जनगणना कब हुई थी, तो पहली जनगणना हुई थी 1872 में, और किसके कार्यकाल में, तो मेयो के कार्यकाल में हुआ था। लेकिन अगर पूछे कि पहली दशकीय यानी वैज्ञानिक दृष्टि से जनगणना कब हुई थी, यानी 10 वर्ष पर जनगणना कब से प्रारंभ हो गया था, यह प्रारंभ हो गया था 1881 में, और किसके कार्यकाल से, तो रिपन के कार्यकाल से। 7वां प्रश्न है अनुच्छेद 170 किससे संबंधित है, तो राज्य की विधानसभाओं से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। 170 में बताया गया है कि राज्य में जो विधानसभाएं हैं उसमें मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 500 हो सकते हैं, और मिनिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 60 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में अपवाद है, 60 से भी कम विधानसभा की सीटें हैं, जैसे गोवा में 40 सीट है, और सिक्किम में पूछे कितनी सीटें हैं, तो 32 सीटें हैं। और सर्वाधिक विधानसभा सीट किस राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश की है, 403 है। और न्यूनतम पूछे कहाँ की विधानसभा सीट है, तो सिक्किम में, राज्य में सिक्किम है, कितनी सीटें हैं, 32 हैं। और जबकि अगर पूछे यूटी में यानी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम किसकी सीट है, तो पुदुचेरी की है, कितनी सीटें हैं, तो 30 सीटें हैं।
कौन ब्रिटिश भारत के दौरान अल हिलाल अखबार के संपादक थे? तो अल हिलाल अखबार के संपादक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। शरीर का रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो मॉस्पी के द्वारा किया जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जो है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को शुरू किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा 11वां, गुरु पंकज दास और गुरु देव प्रसाद किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो गुरु पंकज दास और गुरुदेव प्रसाद जी ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। और इसके साथ साथ कुछ और व्यक्तियों को याद रखेंगे, जैसे सोनल मान सिंह और केलूचरण महापात्रा जी, ये भी जो है किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। किसने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला का लिखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु रविंद्रनाथ जी ने लिखा था, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अगर बात करते हैं कि बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था, बांग्लादेश जो है पूर्वी पाकिस्तान से अगर पूछे कब अलग हुआ था, तो 4 दिसंबर 1971 को जो है एक ऑपरेशन चलता है जिसका नाम है त्रिशूल या फिर ट्राइडेंट। और यह ऑपरेशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद जो है 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर एक बांग्लादेश नया देश बन जाता है। जो ये हमारा भारत है, यहाँ पे जो है बांग्लादेश है और यहाँ पे पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को बहुत परेशान कर रहा था, तो बांग्लादेश ने भारत से हेल्प मांगी और भारत ने 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन त्रिशूल या ट्राइडेंट शुरू करके बांग्लादेश की हेल्प करी थी। तो जिसमें से पाकिस्तान की जो सेना आ रही थी बांग्लादेश में, तो भारतीय सेना ने इसको यहाँ से मार के भगा दिया। ठीक है, तो बांग्लादेश एक नया राज्य बन जाता है जिसका नाम तो पड़ जाता है बांग्लादेश। नहीं तो पहले क्या था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था और ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो 16 दिसंबर को बांग्लादेश एक नया देश बन जाता है और 1971 बांग्लादेश का नया राष्ट्रगान भी बन जाता है जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। और यह गीत की पूछा किसने लिखा है? तो यह गीत लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कौन सा नृत्य भिक्षुओं और लामाओं द्वारा मठों में बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता है? जैसे दलाई लामा है, उन्हीं के संगठन को लामा बोला जाता है। ठीक है, तो बौद्ध भिक्षु को क्या बोला जाता है? तो किसी भी मतलब जो संप्रदाय के लोग होते हैं उन्हें भिक्षु बोला जाता है। और जो दूसरे संप्रदाय जैसे दलाई लामा जी हैं, तो उनके जो संप्रदाय के लोग होते हैं उन्हें लामा बोला जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? छम नृत्य किया जाता है। और छम नृत्य पूछे किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। चेराव नृत्य, बम्बू डांस या फिर चाप चारकूट या खुल्लम नृत्य, ये सभी डांस पूछे किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से संबंधित है। लाई हरोबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित है। और लाई हरोबा नृत्य से पूछे कौन संबंधित है? तो झावेरी बहन संबंधित है। होजागृत नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह त्रिपुरा का नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुकर चकिया मिशन किस समुदाय से संबंधित है? तो शुकर चकिया मिशन संबंधित है सिख समुदाय से। ठीक है, तो अगर बात करें कि शुकर चकिया मिशन अगर पूछे कि सिख समुदाय में टोटल कितने मिशन बताए गए हैं, तो 12 मिशन बताए गए हैं, जिनमें से शुकर चकिया मिशन है जो कि सिख समुदाय से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। और शुकर चकिया मिशन अगर पूछे किसने शुरू किया है, तो रणजीत सिंह ने शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाता है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस में उल्लेखित किया गया है? तो अनुच्छेद 129 में उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, जबकि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह बात कही गई है अनुच्छेद 215 में। नेक्स्ट है, सहकारी समिति संविधान में कब जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन 2011 में संशोधन, मतलब 2011 में संविधान में संशोधन करके सहकारी समिति जोड़ा गया था। ठीक है, और इसके लिए अनुच्छेद कौन सा बताया गया है? तो अनुच्छेद 19C जो है सहकारी समिति से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछे सहकारी समिति का उल्लेख DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 43B में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, द रेस ऑफ माई लाइफ यह किसकी पुस्तक है? तो यह मिल्खा सिंह की है। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ यह युवराज सिंह की पुस्तक है। बिलीव जो है किसकी पुस्तक है? तो सुरेश रैना जी की पुस्तक है। सिक्स मशीन किसकी पुस्तक है? तो क्रिस गेल की पुस्तक है। बाकी के पुस्तकों के बारे में मैंने अभी करंट अफेयर की क्लास में बता दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और ये जो है मध्यस्थता इसमें किसने करी थी, यानी कि यह मीटिंग जो है
किसने कराया था? तो विश्व बैंक ने कराया था, वर्ल्ड बैंक ने कराया था। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना अगर पूछे कब हुआ है तो 1944 में हुआ है, ये आपको याद रखना है। और वर्ल्ड बैंक का अगर मुख्यालय पूछे कहाँ पे है तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है, ये आपको याद रखना है। जो ये मध्यस्थता कराया गया था इसमें कहा गया था कि जो सिंधु झेलम और चेनाब है, चेनाब लिख देते हैं, ठीक है। तो सिंधु झेलम चेनाब इन 3 नदियों का जो 80% पानी होगा कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। और बाकी के 20% पानी जो है इन 3 नदियों का कौन यूज करेगा? तो इंडिया यूज करेगा। इसके बाद कहा गया है जो बाकी के 3 नदियाँ नीचे की तरफ है, रावी, ब्यास, सतलुज, इसका 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पानी जो है कौन यूज करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है सबसे छोटा एक बीजपत्री पादप कौन सा है? तो बोल्फिया है। और सबसे बड़ा पूछे एक बीजपत्री पादप कौन सा है? तो रिफ्लेसिया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2007 का विजेता कौन था? तो पहली बार जो है वर्ल्ड कप की शुरुआत T20 वाली कब होती है? तो 2007 में इसकी शुरुआत होती है। और विजेता कौन बनता है? तो भारत बनता है। और उप विजेता कौन बना है? तो पाकिस्तान बना है। और अगर पूछे कि आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2007 का आयोजन पूछे कहाँ किया गया था? तो यह दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, उसके साथ साथ उसकी व्याख्या और मैदान सीरीज का पार्ट 5 भी कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।